Assalamualaikum class. We are studying chapter number 8 risk and return from the book of Gitman. पहले मैं आपको पहले से कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद हम रिस्क मेजरमेंट की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है आपकी अनसर्टेनिटी, कि आप अनश्योर हैं, आपको श्योरिटी नहीं है कि किसी भी काम की। जैसे अगर आप अपनी ही एग्जांपल लें, आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप अनसर्टेन हैं कि इधर यू आर गोइंग टू पास द एग्ज़ाम और इधर यू आर गोइंग टू फेल द एग्ज़ाम। इसी तरह अगर आप हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की एग्जांपल लें तो उसके अंदर डॉक्टर कहता है कि 95% चांसेस हैं कि ये पेशेंट रिकवर हो जाएगा और 5% चांसेस हैं कि इसके ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वो है आपका रिस्क। ऐसे ही अगर आप इसको अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में देखें, अपनी एग्जांपल्स में देखें, तो इन फाइनेंस व्हाट इज़ रिस्क? रिस्क इज़ अनसर्टेनिटी। Uncertainty in terms of finance is that either you are going to earn a profit or either you are going to earn a loss, कि या आपको नफ़ा होगा या आपको नुकसान होगा, या आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। ये होती है आपकी अनसर्टेनिटी। आप लोग अपनी बुक में अगर आप लोग अपनी बुक में इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको उसने लिखा हुआ है कि आपकी जो वेरिएशंस होती हैं, रिटर्न की जो वेरिएशंस होती हैं, वो है आपका रिस्क। कि आपकी मतलब रिटर्न वेरिएट हो रहा है, कि कभी वो ज़्यादा हो रहा है, कभी वो कम हो रहा है। अब आप कहते हैं आपका रिटर्न क्या है? कि रिटर्न आप लोगों के जहन में आएगा कि अनसर्टनिटी, आप कह रहे हैं कि ये है रिटर्न के साथ जितनी भी अनसर्टनिटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ जितनी भी अनसर्टनिटी है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप कहते हैं आपका रिटर्न क्या है? रिटर्न आपका हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। ये एक मिसकॉन्सेप्शन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं कि रिटर्न इज़ ऑलवेज अ प्रॉफिट। नो, रिटर्न इज़ नॉट ऑलवेज अ प्रॉफिट। यू कैन नॉट ऑलवेज अर्न अ प्रॉफिट, यू कैन ऑल्सो अर्न अ लॉस। तो रिटर्न होता है हमारा गेन और लॉस ऑन एनी इन्वेस्टमेंट। एट ईदर यू आर गोइंग टू अर्न अ गेन, आपको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आपको लॉस हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है आपने इन्वेस्टमेंट की। तो रिस्क क्या है आपका? अनसर्टनिटी है रिटर्न के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, कि आप क्या अर्न कर रहे हैं। और रिटर्न क्या है आपका? गेन है या लॉस है किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसे ही वो कहता है कि हमने रिटर्न को मेजर कैसे करना है। रिटर्न को मेजर करने के लिए हमारे पास एक है फार्मूला है RT इज इक्वल्स टू CT प्लस PT माइनस 1 डिवाइड बाई PT माइनस 1। CT इज़ कैश फ्लो। CT आपका क्या होता है? कैश फ्लो है। इन्वेस्टमेंट से आपको जो कैश फ्लो अर्न हो रहा है, जो आप कैश फ्लो रिसीव कर रहे हैं, आपका है CT। RT क्या है? आपका रिटर्न, जो आप रिटर्न अर्न कर रहे हैं। डैट कैन बी इधर पॉजिटिव, डैट कैन बी इधर नेगेटिव। और PT माइनस 1 क्या है? प्राइस ऑफ स्टॉक या प्राइस एट इन टाइम पीरियड T माइनस 1, और PT है हमारा प्राइस एट टाइम पीरियड T। Or you can also say that your PT is end of the year and PT minus 1 is beginning of the year। इसको आप कह सकते हैं ये एंड ऑफ द ईयर का है और PT माइनस 1 है आपका बिगनिंग ऑफ द ईयर का। अब इसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल करवाई थी बुक में से रिटर्न की कैलकुलेशन की, हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर है आपके पास पेज है बुक का 311। इसके अंदर आप देख सकते हैं एग्जांपल है 8.1। रॉबिन विशेस टू डिटरमाइन द रिटर्न ऑन 2 स्टॉक दैट शी ओन ड्यूरिंग 2009। उसने कहा कि उसने जो है 2009 में एक स्टॉक परचेज़ किया था, वो उसका रिटर्न कैलकुलेट करना चाहती है। उसने 2 तरह के स्टॉक लिए थे, 2 कंपनीज़ के स्टॉक लिए थे। एक था एप्पल इनकॉर्पोरेशन और एक थी वॉलमार्ट। एप्पल का स्टॉक लिया था और वॉलमार्ट का स्टॉक लिया था। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एप्पल स्टॉक ट्रेडेड फॉर 90.75 पर शेयर एंड वॉलमार्ट वैल्यूड एट 55.33। अब आप लोग ऐसा करें, उसने कहा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एप्पल स्टॉक ट्रेडेड फॉर 90.75। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। बिगनिंग ऑफ द ईयर है ना, तो ये है PT माइनस 1। यहाँ पे उसने लिखा है 90.75 और ये मैं इधर पेज पे लिख रही हूँ 90.75 ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ आपका एप्पल का, एक इनकॉर्पोरेशन का, वॉलमार्ट का हमने अलग कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर एप्पल पेड नो डिविडेंड्स। उसको कोई डिविडेंड नहीं मिला, कोई पेमेंट नहीं हुई, तो आपका कैश फ्लो जो था CT वो है 0, क्योंकि दैट कॉर्पोरेशन पेड
नो डिविडेंड, उसने आपको कोई डिविडेंड पे नहीं किया, इसलिए आपका था 0। बट वॉलमार्ट शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड ऑफ 1.09। अभी हम वॉलमार्ट का नहीं लिख रहे क्योंकि हम पहले फाइंड करेंगे एप्पल का। एट द एंड ऑफ द ईयर एप्पल स्टॉक वॉज वर्थ 210.73 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब मैंने आपको बताया एट द एंड ऑफ द ईयर होगा तो आप कहेंगे ये था PT, ठीक है, PT है 210.73, ठीक है, ये आ गया आपके पास 210.73 एंड वॉलमार्ट सोल्ड फॉर 52.84। इसका हमने क्या फाइंड करना है, रिटर्न फाइंड करना है RT। और रिटर्न का फार्मूला ये देखें, ये मैंने पढ़ाया था, RT इज इक्वल्स टू कैश फ्लो CT प्लस PT, यानी कि प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस PT माइनस 1 प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाई PT माइनस 1। अब अगर आप इसको देखें, ये फार्मूला है और ये मैंने इधर पुट किया हुआ है। देखें CT था हमारे पास कैश फ्लो, वॉलमार्ट ने एप्पल कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया था, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस PT प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, वो उसने गिवन थी PT 210.73 प्लस 210.73 माइनस PT माइनस 1। PT माइनस 1 हमने भी देखा था कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी इसकी 90.75 माइनस 90.75 डिवाइड बाय PT माइनस 1 90.75। आंसर आ गया हमारे पास 132.2। ये हमारे पास आ गया है एप्पल का रिटर्न 132.2। अब हम आते हैं अपने वॉलमार्ट पे। वॉलमार्ट में उसने कहा कि वॉलमार्ट का स्टॉक जो है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ट्रेड हो रहा था 55.33 का। ड्यूरिंग द ईयर एप्पल पेड नो डिविडेंड्स बट वॉलमार्ट पेड डिविडेंड्स ऑफ 1.09। At the beginning of the year, the stock is 55.33 because now it's PT minus 1 and Walmart paid a dividend of 1.09. It is paying dividends, so we will consider our dividend as our cash flows. CT is equals to 1.09. And Walmart sold at the end of the year its stock for 52.84. ये 52.84 है तो इसको हम कहेंगे इट इज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, सो PT इज इक्वल्स टू 52.84. सो substituting the figures in this formula, CT plus PT माइनस PT माइनस 1 डिवाइड बाई PT माइनस 1। CT क्या है हमारे पास कैश फ्लोज है 1.09 प्लस PT 52.84 माइनस PT माइनस 1 55.33 divided by PT minus 1 55.33. So our return is minus 2.5. So return of Apple Incorporation is 132.2 and return of Walmart is 2.5. अच्छा, रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद हम लोग देखते हैं हमारी रिस्क प्रेफरेंस मीन्स डेट हाउ इन्वेस्टर विल रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन रिस्क। अगर आप लोग अपना देखें तो हर इंसान का रिस्क एटीट्यूड डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो है वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, सम पीपल आर रिस्क सीकर एंड सम पीपल आर रिस्क एवर्स एंड सम पीपल आर रिस्क न्यूट्रल। Risk averse is the attitude towards risk in which investor would require an increased return as compensation for an increased risk. वो ये कहता है कि रिस्क एवर्स एटीट्यूड ये है कि आप कहते हैं कि हमने रिस्क बेयर नहीं करना, और अगर आप स्पेसिफिक रिस्क बेयर कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि इसकी हमें कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन इन अ सेंस कि आप कहते हैं कि इसके जितनी हम लोगों ने रिस्क बेयर किया है उसके अगर हायर द रिस्क हायर रिटर्न, अगर हम ज़्यादा रिस्क बेयर कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा ही रिटर्न पे करें, क्योंकि पर्सन कहता है कि अगर मैं रिस्क बेयर कर रहा हूँ तो मुझे फिर रिटर्न भी ज़्यादा मिले। उसके बाद वो कहता है रिस्क सीकिंग एटीट्यूड क्या होता है कि अ पर्सन इज़ विलिंग टू सीक अ रिस्क। वो कहता है कि उसको जो है रिस्क की इन्वेस्टमेंट चूज़ करनी है। एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क इन विच इन्वेस्टर प्रेफर इन्वेस्टमेंट विद ग्रेटर रिस्क इवन इफ़ दे हैव लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो कहता है कि आपके जो है
रिस्क सीकिंग एटीट्यूड है। आप कहते हैं कि हमने रिस्क लेना है। अगर आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट हैं और दोनों के अंदर सेम रिटर्न आ रहा है, लेकिन जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा होगा, इन्वेस्टर उसको लेना पसंद करेगा। अब ये हर किसी की अपनी-अपनी पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग रिस्क सीकिंग होते हैं, उनको रिस्क लेना पसंद होता है और कुछ लोगों को रिस्क लेना नहीं पसंद होता। तो वो कहते हैं कि रिस्क सीकर एटीट्यूड ये है कि वो कहते हैं कि अगर सेम रिटर्न भी है तो मैं वो वाला लूँगा कि जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा रिस्क है, फिर चाहे मुझे रिस्क बेयर करने के बाद रिटर्न कम अर्न करना पड़े। उसके बाद वो कहते हैं कि थर्ड टाइप है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल इज़ दिस कि वो रिस्क को फोकस ही नहीं करता, कहते जिधर से रिटर्न ज़्यादा आ रहा है मैंने वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क चाहे ज़्यादा हो या कम हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये थे आपके 3 एटीट्यूड, रिस्क सीकर, रिस्क रिवर्स एंड रिस्क न्यूट्रल।